एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है आज संडे है और संडे वाले दिन वीकली क्वेश्चन सीरीज़ वाली वीडियोस अपलोड होती हैं। जो आज की वीडियो है ये क्लास 11th के लिए है। जैसे कि वीक फर्स्ट और सेकंड की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो मैं आपको एक और चीज़ फिर से बता दूँ, भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कहाँ पर मिलते हैं। क्वेश्चंस आपको मिलते हैं कम्युनिटी टैब पर, और आपको क्वेश्चंस कहाँ पे मिलते हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर, और आपको ये मिलेंगे FB के जो पेज पर हैं वहाँ पर। अब स्टूडेंट्स, इंस्टाग्राम और FB की जो आईडी है वो शौर्य केमिस्ट्री 1 के नाम से है। अगर किसी को नहीं पता है तो वो नोट भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं, और वहाँ पर डाउट्स भी पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बोला था वीकली क्वेश्चन सीरीज़ है, तो वीकली क्वेश्चन सीरीज़ डेली आपको क्वेश्चन ही अपलोड होते हैं इन 3 जगहों पर, और लास्ट में यानी कि संडे वाले दिन क्या होता है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन देती हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन डे मंडे का क्वेश्चन क्या है, वीक 3 चल रहा है जो हमारा, ठीक है। वीक 3 इन द सेंस भी पहले वीक फर्स्ट और वीक सेकंड की वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो उस अकॉर्डिंगली वीक 3 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विथ फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। आपने बताना है भी, आपको ना 2 दे दिए क्वांटम नंबर्स दे दिए, 2 किसी भी ऑर्बिटल्स के। पहला ऑर्बिटल है उसके अंदर n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है। जो दूसरा ऑर्बिटल है उसके अंदर n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 3 है। और आपसे पूछा गया है भी बताइए इनमें से मतलब भी ये कौन से ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। तो आपको अगर याद होगा तो कभी भी मैं बोलती थी जैसे NS, NP है ना, N1 - D, ठीक है। तो देखो ये क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, ये क्या चीज़ है, कैसे पता चलेगा। n की वैल्यू जब भी पुट करोगे ना, n की वैल्यू जो ये होती है ये यहाँ से हमें दे रखी है, ये हमें दे रखी है ऑलरेडी। N3 का मतलब क्या है भी, अब फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो n = 3, l = 2। l देखो L0 कब होगा, जब s होगा। L1 कब होगा, जब p होगा। L2 कब होगा, जब d होगा। L3 कब होगा, जब f होगा, है ना, ऐसे चलता जाता है। तो L2 का मतलब क्या है, d है। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला l की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या है भी d ऑर्बिटल होगा, तो मतलब पीछे तो d आएगा। अब आगे क्या आएगा, n की वैल्यू आएगी। अब n क्या है, 3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3d आ जाएगा। सिंपल है ये। तो आपको मतलब मैंने ऐसे बताया भी, कोई भी ऑर्बिटल होता है उसके आगे n लिखते हैं ना, कोई भी मतलब ऑर्बिटल होता है उसके आगे n लिखते हैं। जैसे आपने 3s देखा होगा, 3s के अंदर n की वैल्यू क्या है, 3 है। 4p के अंदर n की वैल्यू क्या है, 4 है। तो n क्या होता है, जो आगे लगता है, और जो पीछे वाला होता है ये ऑर्बिटल को डिफाइन करता है। तो ऑर्बिटल हमने निकाल लिया, l की वैल्यू 2 होगी तो वो क्या होगा, d होगा। और स्टूडेंट्स आगे क्या लगाना है, 3 लगाना है, तो वो क्या हो जाएगा, 3d हो जाएगा। इतना तो क्लियर है ना, इतना हमें क्लियर है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, ये जो मैंने लिखा है n - d, ये तो मैं आपको पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट सेल के बारे में बता रही थी, तो कंफ्यूज मत होना। कई स्टूडेंट्स कहेंगे मैम n-1 कर दो, 3 - 1 2d कर दो। नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। ये एक रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको बताया था। अभी आपको n कई बार देखने को मिलता है ना आगे, तो n को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। तो कभी भी अगर हमें किसी ऑर्बिटल को डिफाइन करना है तो पहले n की वैल्यू, फिर उस ऑर्बिटल का जो भी नाम है, s है, p है, d है, f है, जो भी है, ठीक है, वो आएगा। तो n की वैल्यू 3 थी और l के अकॉर्डिंगली L2 था, तो d लग जाएगा, तो 3d हो जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 3p, सेकेंड है 3d, थर्ड है 3f और 4 है 3d। तो 3d वाला हमारा करेक्ट है, मतलब ये 3p वाला कट गया, ठीक है, ये भी कट गया। अब हमारे पास सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन ही बचा है। अब आगे देखो सेकंड में क्या है, सेकंड में है n = 4 और l = 3। फिर से n 4 है तो आगे 4 लगेगा। आगे L3 कब होगा, L3 होगा जब वो f ऑर्बिटल होगा, तो 4f हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4f हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में 4d है और फोर्थ ऑप्शन में 4f है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, 3d जो है वो फर्स्ट के लिए है और 4f जो है वो सेकंड के लिए है। क्लियर है। आप सब मैच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका और मेरा आंसर सेम है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं डे ट्यूसडे के क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, अब आता है डे ट्यूसडे का क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ एलिमेंट विद z = 22। मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर हमें दे दिया है 22, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो आप लिख ही लेते हैं। पहले देखो 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4, 4 और 6 कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। 3s2 कितने भर दिए, 12 भर दिए। 3p6 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब इसके बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, 4s2 कितने हो गए, 20 भर दिए। टोटल कितने भरने हैं, 22।
तो इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है, 3D आता है, तो 3D2 हो जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आउटरमोस्ट में बाहर वाले में हमें देखने को मिलती है वैलेंस ऑर्बिटल में, वो क्या है, देखो 4s2 3D2, 4s2 3D2। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, करेक्ट हो जाएगा। आप इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है। आपने बस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है और फिर आपने इसको चेक कर लेना डियर स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं डे वेंसडे के क्वेश्चन पे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है डे वेंसडे का क्वेश्चन। आइए देखिए क्या क्वेश्चन है। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एटम है, ठीक है, वो क्या कंटेन करता है, 29 इलेक्ट्रॉन्स एंड 35 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। उसके अंदर 29 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और 35 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। डिड्यूस, सबसे पहला क्या वो पूछता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालिए। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उस एलिमेंट की बताइए। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है जैसे कि यहाँ पर हमें कुछ नहीं बता रखा भी पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, हमें इतना पता है भी एटम क्या है, न्यूट्रल है ना। तो न्यूट्रल के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। तो 29 इलेक्ट्रॉन्स है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे, प्रोटॉन्स को पी से लिख रही हूँ, वो भी कितने आ जाएंगे, 29 आ जाएंगे। क्लियर है। और प्रोटॉन्स जो होता है वो किसे डिनोट करता है, वो हमें एटॉमिक नंबर के बारे में बताता है, जिसको मैं Z से लिख सकती हूँ, एटॉमिक नंबर के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है सेकंड पार्ट के अंदर, तो हमें एटॉमिक नंबर 29 दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, गिनते जाओ, 2 2 4 4 और 6 10 होते हैं, 29 भरने हैं। इसके बाद हम किस में भर सकते हैं, 3s2 में, कितने हो गए 12। उसके बाद किस में भरेंगे, 3p6, कितने हो गए 18 हो गए। 29 में से 18 भर दिए गए हैं, अभी भी 11 बाकी हैं। अब इसके आगे किस में जाते हैं, 4s2, और 4s2 में जब गए चले 18 और 2 20, 20 और 9, ये होनी चाहिए थी। याद कीजिए ये जो केस होता है ये एक्सेप्शन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ना होकर क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ये एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है। ये आपको बताया था मैंने, एक्सेप्शन केस होता है। ये किसका एक्सेप्शन केस होता है, ये कॉपर का है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट का जो आंसर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो तो आ जाएगा हमारा 29, और सेकंड वाले की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो जाएगी, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप स्टूडेंट्स हम चलते हैं डे थर्सडे के क्वेश्चन पे। आइए देखिए डे थर्सडे का क्या क्वेश्चन है। एन एलिमेंट हैज़ 13 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एम शेल, 13 इलेक्ट्रॉन्स तो उसके एम शेल में है, 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एन शेल। अब देखो मतलब इन इट्स ग्राउंड स्टेट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट। आप देखो पहले शेल बनाते हैं, ये न्यूक्लियस, ये क्या होता है हमारा के शेल पहला शेल, एल शेल सेकंड शेल होता है, एम शेल थर्ड होता है, और एन हमारा क्या होता है फोर्थ होता है, KLMN। वो कहता है एम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एम शेल के अंदर वो कहता है 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एन शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स है। आपको पता है जो फर्स्ट वाला शेल होता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 ही होते हैं। सेकंड वाले में मैक्सिमम कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो काउंट कर लेते हैं इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो 2 8 2 + 8 + 13 + 1 यानी कि 10 + 14 यानी कि 24। तो इसके अंदर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 24 हुए। मतलब कि इसका जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए पहला शेल होता है K, फिर होता है LMN। पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड में मैक्सिमम 8, तीसरे में 13 आए हुए हैं उसने बताई दी, और चौथे में उसने 1 बोला है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए स्टूडेंट्स, 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। सो स्टूडेंट्स जब एटॉमिक नंबर 24 होता है तो वो हमारा कौन सा एलिमेंट हो जाता है, वो क्रोमियम हो जाता है, आप सबको याद होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्रोमियम आ जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं डे फ्राइडे के क्वेश्चन पे। सो यस स्टूडेंट्स देखिए डे फ्राइडे का क्या क्वेश्चन है। कंपेयर द एनर्जीज ऑफ 2 रेडिएशंस, 2 रेडिएशंस हैं E1 और E2, इनकी एनर्जीज़ को कंपेयर करना है। मतलब 2 रेडिएशंस आ रही है जिनकी एनर्जी E1 और E2 है, तो इनकी एनर्जीज़ को कंपेयर करना है। जो पहली रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ है 800 नैनोमीटर, और जो E2 है उसकी वेवलेंथ है 200 नैनोमीटर। अब हमें मतलब फर्स्ट की जो एनर्जी है E1 और सेकंड की जो एनर्जी है E2, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E = hc/λ। फर्स्ट के केस के लिए एनर्जी हो जाएगी E1, वो क्या हो जाएगी hc/λ1, और सेकंड के केस के लिए क्या एनर्जी हो जाएगी E2, और वो हो जाएगी hc/λ2। अब अगर कंपेयर करना है तो अपन इनको डिवाइड कर देते हैं। E1/E2 क्या हो जाएगा, hc/λ1 / hc/λ2।
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा 1 इंटू एच सी, और लैम्डा 2 पर चला जाएगा, एच सी कैंसिल हो गया। क्या रिलेशन यहाँ से हमें ऑब्टेन होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें मिलता है E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। तो लैम्डा 2 की वैल्यू है 200 और लैम्डा 1 की वैल्यू है 800। तो इसको आप जब करोगे तो ये 1/4 आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 4E1 इज इक्वल्स टू E2। क्या आ जाएगा रिलेशन, 4E1 इज इक्वल्स टू E2। दोबारा देखिए, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी बाय लैम्डा। तो फर्स्ट के केस में हो जाएगा E1 इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा 1, सेकेंड के केस में हो जाएगा E2 इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा 2। फिर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एच सी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, जो कि क्या आ जाएगा 1/4। फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 4E1 इज इक्वल्स टू E2। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं डे सैटरडे का क्वेश्चन। देखिए क्या है डे सैटरडे का क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए क्या क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक है। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज, तो विजिबल लाइट की स्टूडेंट्स अगर किसी को वेवलेंथ नहीं पता तो वो नोट भी कर सकते हैं। वो होती है 380 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं पता है तो। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा लास्ट जो डे संडे का क्वेश्चन है, ये भी एक फिलिंग द ब्लैंक्स है। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको मैंने बताया था अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में स्प्लिट करते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस को तो वो होता है स्टार्क इफेक्ट, और अगर मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में करते हैं तो वो होता है जीमन इफेक्ट। तो वो क्या होता है, जीमन इफेक्ट कहलाता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में स्पेक्ट्रल लाइंस को स्प्लिट करते हैं इनटू वेरियस कंपोनेंट्स। तो वो कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, वो जीमन इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप इसकी पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो यस स्टूडेंट्स, यहीं पर जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर है वो फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीक फिर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट वीकली क्वेश्चन सीरीज़ के साथ। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए, और आप कमेंट भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।